क्या एक माँ अपने बच्चे को कुछ खिलाते समय कुछ बेच रही होती है? क्या एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देखते हुए कुछ बेच रहा होता है? और या कोई टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हुए कुछ बेच रहा होता है? क्या ये सारे के सारे भी सेल्समैन हैं? उस सेल्समैन की तरह से जो किसी पैसे की आकांक्षा में अपने आप को या अपने सामान को बेचता है। तो आज हम जानेंगे इसी बारे में, क्या हम सब सेल्समैन हैं और हैं तो कैसे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार चीज के बारे में जिसे हम सेल्स कहते हैं। क्या हम सारे सेल्समैन हैं? एक किताब आई कुछ समय पहले जिसका नाम है टू सेल इज ह्यूमन, यानी हर व्यक्ति बेचता है, हर व्यक्ति बिकता है। दोस्तों, जिसे लिखा डेनियल एच पिंक ने, एक बहुत ही शानदार एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उनकी बहुत सारी किताबें जैसे ड्राइव वर्ड पॉपुलर हुई हैं। 35 अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। उनमें से ही एक किताब का नाम है टू सेल इज ह्यूमन। दोस्तों, आज इसी किताब के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे वो 6 लेसन जो आपको भी एक शानदार सेल्समैन बना सकते हैं। पहला लेसन है वी ऑल आर सेल्समैन। एक स्टडी की गई जिसके अंदर इस बुक के लेखक डेनियल एच पिंक भी शामिल थे। उस स्टडी के अंदर क्या निकल के आया कि पूरी दुनिया के अंदर लगभग सभी लोग अपना 40% समय किस काम में लगाते हैं? सेलिंग में लगाते हैं। पर वो सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती, वो सेलिंग होती है नॉन सेल सेलिंग, नॉन सेल सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग 10% लोग काम करते हैं जो डायरेक्ट सेल करते हैं, किसी सामान को बेचते हैं। लेकिन बाकी लोग, यानी जो बचे हुए 10 में से 9 लोग हैं, उनमें से 8 लोग भी सेलिंग करते हैं, लेकिन वो नॉन सेल सेलिंग करते हैं। नॉन सेल सेलिंग का मतलब क्या है? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचता है। बेचने का अर्थ क्या है? बेचने का अर्थ है जब हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जब हम किसी को कन्विंस करते हैं, जब हम किसी को परस्यूड करते हैं किसी सामान को लेने के लिए, किसी आइडिया के साथ अपने विचारों को बांटने के लिए, किसी नॉलेज को शेयर करने के लिए, तो ये सारा का सारा किस में आता है? नॉन सेल सेलिंग में। तो इसका अर्थ क्या है? हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम सभी दूसरे व्यक्ति को कन्विंस कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने विचारों के साथ सहमत होने के लिए। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? सेलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अनजाने में अगर कोई हमसे पूछ ले क्या मैं एक सेल्समैन हूं, क्या मैं तो हमारे पास क्या आंसर होता है? नहीं, हम तो कुछ नहीं बेचते। जबकि हर व्यक्ति सेल्समैन है। जब हम अपनी बात दूसरों के साथ साझा करते हैं, उसे कन्विंस कर रहे होते हैं, उसे अपने समकक्ष, अपने सामने, अपने धरातल पे ला रहे होते हैं, तो हम कर क्या रहे होते हैं? हम अपने आइडिया को उससे मनवाने के लिए काम कर रहे होते हैं। भाई वो किसी तरह से इन्फ्लुएंस हो जाए मेरी बात से। अगर मेरी बात ना मानी जाए तो क्या होगा? अगर मेरी बात मानी जाए तो क्या होगा? कोई आदमी अपने आप को जीतता हुआ तभी महसूस करता है जब वो अपने विचार को, अपने ज्ञान को, अपने आइडिया को या अपने प्रोडक्ट और सर्विस को दूसरे के साथ बेच देता है, चाहे उसे पैसे मिले या ना मिले। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? कहीं ना कहीं सेलिंग है, कहीं ना कहीं बिक्री कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कर रहा है। चाहे फिर वो माँ बच्चे को तैयार कर रही हो किसी चीज के खाने के लिए, चाहे फिर वो टीचर बच्चे को किसी बात के लिए कन्विंस करने के लिए कर रहा हो, और चाहे डॉक्टर किसी पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में समझाने के लिए या फलां दवाई लेने के लिए तैयार कर रहा हो। ये सारी की सारी बातें किस में आती हैं? सेलिंग में आती है कहीं ना कहीं। वो अलग बात है कि वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आती, लेकिन वो नॉन सेल सेलिंग में आती है। ठीक है? इसलिए हम सारे के सारे क्या हैं? वी ऑल आर सेल्समैन। दूसरा लेसन है एंटरप्रेन्योरशिप। एक छोटी कंपनी के अंदर, जिसके अंदर 15-20 एम्प्लॉई हैं, हर व्यक्ति सेल्समैन है, चाहे वो डायरेक्ट सेल कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। वैसे तो हर व्यक्ति सेल्समैन है ही हर तरीके से, लेकिन एक छोटी कंपनी के अंदर भी, हम मान लो VSC की बात कर लें, ठीक है, यहां सारे के सारे आदमी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपना सामान बेच रहे हैं। एक छोटी कंपनी में जिसके अंदर सेल्स का अलग डिपार्टमेंट कोई नहीं होता,
हमारे यहाँ कोई सेल का डिपार्टमेंट नहीं है। और ऐसे ही 95% कंपनी में सेल का कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं होता। जो बड़ी कंपनियां हैं, मिड कैप या लार्ज कैप कंपनियां, उनके अंदर सेल के अलग डिपार्टमेंट है, उनके अंदर मार्केटिंग के, सेल्स के, है ना, बाकी ऑपरेशंस की तरह से या स्ट्रेटेजी की तरह से या HR की तरह से, है ना, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट अलग हो सकते हैं। लेकिन छोटी कंपनी में नहीं होते। छोटी कंपनी में हर व्यक्ति हर काम करता है, वो मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है, वो अलग अलग टाइम में अलग अलग काम करता है, तो इसलिए वो उसको बहुत सारे काम दिए जाते हैं। छोटी कंपनी अगर एक काम के लिए एक आदमी रख ले तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो वहाँ एक व्यक्ति को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो वो सारे के सारे वहाँ क्या हैं, किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ों को सेल ही कर रहे होते हैं, उस चीज़ों को बेच रहे होते हैं। तो वहाँ का हर व्यक्ति क्या है, सेल्समैन है। चाहे वो खुद एंटरप्रेन्योर ही क्यों नहीं है, उसको भी 10 काम करने पड़ते हैं। जिसने वो कंपनी खड़ी की है वो क्या बेच रहा है, अपने आइडिया को बेच रहा है, अपनी नॉलेज को बेच रहा है, दूसरों के साथ शेयर कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, और वो इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने साथ जुड़े हुए लोगों को। अब मैं जो यहाँ बैठा हुआ काम कर रहा हूँ, मैं जो ये लेक्चर ले रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ ना, या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर, वो अलग बात है, आप हो या ना, वो अलग बात है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर किसी भी एंटरप्रेन्योर के या किसी भी बिजनेसमैन के मन में ये बात होती है कि मैं अपनी थॉट, मैंने जो सोचा है, मेरा विजन है, वो मैं उसको ट्रांसफर कर पाऊं अपने साथ जुड़े हुए लोगों के साथ। एंड इफ आई सक्सीड देन आई विल मेक इम्पैक्ट। अगर मैं आप लोगों के मन में अपना विजन, कंपनी की कोर वैल्यूज डालने में कामयाब हो गया, तभी तो VSCA के प्रतिरूप तैयार कर पाऊंगा ना मैं, तभी तो आप लोग जाके ब्रांड एम्बेसडर बनोगे VSCA के। अगर मेरे अंदर या किसी एंटरप्रेन्योर के अंदर या किसी बिजनेसमैन के अंदर या किसी मोटिवेशनल स्पीकर के अंदर वो क्षमता ना हो कि जिससे वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, तो उसकी बात करना बेकार है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो भी वही काम कर रहा है जो एक सेल्समैन कर रहा है। वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो कन्विंस कर रहा है, वो परस्यूएड कर रहा है। और सेल्स के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम सेल्स बोलते हैं। फ्रॉम कैवेट एम्प्टर टू कैवेट वेंडिटर। बहुत पुराने के समय में ताकत किसके पास होती थी, बेचने वाले के पास, क्योंकि इंफॉर्मेशन उसके पास थी, चाहे वो प्रोडक्ट से संबंधित है, चाहे वो आइडिया से संबंधित है, और चाहे वो सर्विस से संबंधित है। खरीदार के पास बहुत कम इंफॉर्मेशन होती थी। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा बाजार से, आज से 20-30 साल पुरानी या 50 साल पुरानी बात आप सोचो, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसके ऊपर जो लिखा है आपको उतना ही पता है बस। वो भी कब पता है, जब आपके हाथ में आ गया, वो आपने पैसे दे दिए उस चीज़ के, आप लेके घर चले गए। वो फायदा करेगा, नुकसान करेगा, उसके अंदर क्या है क्या चीज़ नहीं है, आपको वो सब चीज़ें बाद में पता लगती है। तो ताकत किसके पास थी, बेचने वाले के पास। आज का समय उल्टा है, आज ताकत किसके पास है, खरीदार के पास, बायर के पास ताकत है। आज इंटरनेट के युग ने, इंटरनेट ने इतना आसान कर दिया है कि कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आता है तो वो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। क्या ट्राइकोस्कोपी होती है, क्या करती है, क्या डॉक्टर मेरे को देगा, क्या PRP करेगा, GFC करेगा, ट्रांसप्लांट बताएगा, हेयर पैच भी लगाएगा, एवरीथिंग, है ना। इफ ही और शी वांट टू नो ही कैन, है ना, उसके पास सब कुछ है। तो खरीदार ताकतवर है आज के समय में। समय बदला है, आप बेवकूफ नहीं बना सकते किसी को। और ये दोनों के लिए अच्छी बात है। जितना जागरूक ग्राहक होगा उतने ही प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि आप चीट नहीं कर सकते ना। बेचने वाला चीट कब कर पाता है, जब बायर के पास इंफॉर्मेशन कम हो, जब बायर के पास नॉलेज कम हो, जब बायर के पास सूचना के तंत्र कम हो, उसे किसी तरीके से पता ना लग पाए कि मैं क्या चीज लेके आ गया घर अपने। अगर कोई सिस्टम ऐसा है कि बायर को वो सब चीजें पता है जो सेलर से वो लेना चाहता है, और पहले पता है लेने से, तो उसके हाथ में पावर है। अगर उसे किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई शंका हुई तो वो छोड़ देगा, किसी और कंपनी का ले लेगा। तो अगर किसी कंपनी को अपनी सेल बढ़ानी है, किसी सेल्समैन को अपना सामान बेचना है, तो उसको ऑथेंटिसिटी दिखानी होगी, उसको ईमानदारी दिखानी होगी, उसको बहुत बढ़िया से अपने आप को प्रेजेंट भी करना होगा, और बहुत बढ़िया से अपने प्रोडक्ट के अंदर वो सारी क्वालिटीज देनी भी होंगी जो वो क्लेम कर रहा है। आप चीट नहीं कर सकते किसी को। तो समय बदला है, इसे पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, और इंटरनेट इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है इस किताब का, ABC ऑफ सेल्स।
ABC का मतलब यहां है, ए मैंने होता है अट्यूनमेंट, बी मैंने होता है बायोंसी और सी मैंने होता है क्लैरिटी। अब अट्यूनमेंट क्या है? अट्यूनमेंट है अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने पेशेंट के साथ तालमेल बनाना, अट्यून होना, ट्यून होना, एक ट्यून में आना, है ना, लयबद्धता में आना एक। और जब आप उस लयबद्धता में आ जाते हो तो आप सामने वाले के लिए कंफर्ट जोन पैदा कर देते हो। अगर आपको अपनी बात दूसरी से मनवानी है तो उसे फ्रेंडली बनाना पड़ता है। अगर आप सोचो कि मैं ऊपर वहां बैठ के और यहां बैठे व्यक्ति के साथ तालमेल बना लूं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि यू हैव टू कम एट ए पेस इफ यू वांट टू कन्वे यूर, है ना, आप अपने आइडिया को, अपनी बात को अगर दूसरे व्यक्ति तक आपको पहुंचाना है तो आपको उसके लेवल में आना होगा। एक अच्छा टीचर कम से कम PhD करने के बाद टीचर बनता है, या फिर छोटी क्लास का टीचर है तो BA B.Ed करने के बाद टीचर बनता है। और अगर उसे नर्सरी के बच्चे को पढ़ाना हो तो जो उसने BA की किताबें पढ़ी हैं वो एज इट इज आगे नर्सरी के बच्चे को पढ़ा देगा क्या? नहीं, उसको उस बच्चे के हिसाब से ट्यून होना पड़ेगा ना। तो ये अट्यूनमेंट है। अगर आप अपने क्लाइंट के साथ, अपने पेशेंट के साथ, अपने कस्टमर के साथ अट्यूनमेंट में आना शुरू कर दिया आपने, कंफर्ट जोन में आप उसको ले आए, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर आप अपनी चीज़ को बड़ी आसानी से उसे लेने को कन्विंस कर पाओगे, उसे इन्फ्लुएंस कर पाओगे। इसके तरीके भी होते हैं। एक होता है मिमिक्री, मिमिक्री आपने सुना होगा। मिमिक्री से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर सामने वाला, आप फिजिकल के साथ मीटिंग कर रहे हो और आप उसको कंफर्ट जोन में लाना चाहते हो, आप कभी करके देखना। ये चीज़ें मैंने की है इसलिए बता रहा आपको। आप जैसे वो कर रहे हैं ना, आप वैसे करना शुरू कर दो। उसको लगना नहीं चाहिए मेरी नकल हो रही है। आराम से, मान लो वो ऐसे बैठा है, दायां पैर ऊपर करके बैठा है, तो आप भी आराम से ऐसे ले आओ। अगर वो ऐसे बैठा है, आप भी थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाओ। तो कोशिश करो कि जैसे वो कर रहा है वैसे आप करने की कोशिश करो। जिस तरह की वो बात कर रहा है वैसे आप बात करने की कोशिश करो। अपने सामान के बेचने की जल्दी ना करो। तो धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बन जाएगा, वो कंफर्ट जोन पैदा हो जाएगा। और जब वो कंफर्ट जोन पैदा हो गया तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसको अपनी बात से कन्विंस करना। इसे मिमिक्री बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हो जाती है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ABC का दूसरा भाग है बी मैंने बायोंसी। बायोंसी मैंने होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको हमेशा ऊपर रहने दे। बायोंसी सुना है ना आपने? पानी के अंदर आपने कोई चीज़ फेंकी, उसका बायोंट है कि वो वापस आ गई। होता क्या है कि हम घबरा जाते हैं। मान लो किसी क्लाइंट को हमने कोई पिच दी, ठीक है, हमने कोई अपनी बात समझाने के लिए उसको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में समझाने के लिए बात करी, तो आपकी वो डील फेल होगी किसी वजह से, और ऐसा बार बार रिपीट होता रहा, तो एक समय ऐसा आएगा आप निराश हो जाओगे, है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप सोचोगे यार ये कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया मैं। इससे निकलने का तरीका क्या है कि आपको अपने आप को बायंसी के लेवल तक लेके आना है। बायंसी हमेशा आती है परसिस्टेंस से। जब आप चीजों को बिना थके करते रहते हो, गिर के बार बार उठते रहते हो, तो इसे बोलते हैं बायंसी, इसे बोलते हैं परसिस्टेंस। कितनी बार भी मैं फेल हो जाऊं लेकिन मैंने हार नहीं माननी। ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स के अंदर। जितने भी डायरेक्ट मार्केटिंग वाले लोग होते हैं ना, और जो अच्छे सेल्समैन होते हैं, वो पीछे नहीं हटते कभी भी, वो पीछे नहीं हटते। वो आपको पोक करते रहेंगे किसी ना किसी तरीके से। वो अपने तरीके बदल देते हैं आपको पिच करने के, वो अपने तरीके बदल देते हैं आपको इन्फ्लुएंस करने के, वो तरीके बदल देते हैं आपको परसुएड करने के, ठीक है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। और यही मतलब है बायंसी का। यहाँ पे आपको लगातार लगातार, अगर आपको लगे कि बात नहीं बन रही तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप अपनी पिच को बदलो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगातार लगे रहना है। अब देखो एक छोटा बच्चा होता है, गुठलियों चलता है, वो खड़े होने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर खड़े होने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। वो कभी हार मानता है? अगर वो हार मान जाए तो वो कभी खड़ा नहीं हो सकता, कभी चलना नहीं सीख सकता। महाराणा प्रताप जब अकबर से युद्ध हार गए और वो जंगलों में चले गए, तो एक बार वो बड़े हताश हो गए। फिर उन्होंने एक कीड़ी को देखा, उसने, क्योंकि कीड़ी जो होती है ना, वो 10 गुना सामान उठा के भी चढ़ जाती है ऊपर, तो वो देखा वो बार बार चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, और वो तब तक नहीं रुकी जब तक वो ऊपर पहुंच नहीं गई। तो इससे उनको हौसला मिला, फिर उन्होंने दोबारा अपनी सेना इकट्ठी की और फिर अकबर के ऊपर आक्रमण कर दिया दोबारा से। तो ये भाव जब आपके अंदर आ जाता है, बायंसी का भाव, बार बार उठने का भाव,
गिर के संभलने का भाव, ठीक है ना, फिर आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। हमें सफल व्यक्ति सफल दिखते हैं, हमें उनकी असफलता नहीं दिखती कि कितनी बार वो गिर के उठे होंगे, कितनी बार वो गिर के होंगे, कितनी चोटें उन्होंने खाई होंगी, ठीक है ना। तो हमें इस भाव में आना है। और एबीसी में तीसरी चीज है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में खुद क्लियर हैं, जब हम खुद, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हमारा अमुक प्रोडक्ट, हमारी अमुक सर्विस बदलाव ला देगी, प्रभाव पैदा कर देगी, पेशेंट को ठीक कर देगी, तभी हम दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं, दूसरे पे प्रभाव हम तभी छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए, आपके अपने थॉट्स के अंदर होनी चाहिए, आपके अपने अंदर होनी चाहिए। जब तक आप ही कन्विंस नहीं हो, आप ही क्लियर नहीं हो कि ये चीज वाकई काम करती भी है कि नहीं करती है, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। और क्लैरिटी के लिए चाहिए होती है नॉलेज। और जब आपके पास उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में, उस आइडिया के बारे में उन सारे प्रश्नों के उत्तर होंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, या जो आपको और आपके क्लाइंट को या पेशेंट को कन्विंस कर सकते हैं, तब फिर आप क्लियर हो जाओगे। और अपनी बात को कहने के लिए बिल्कुल सरल शब्दों के अंदर अपने क्लाइंट तक या अपने ग्राहक तक पहुंचाओ, बिल्कुल सरल शब्दों में, क्लैरिटी के साथ। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर वो कंफ्यूजन आ गया तो वो जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये है एबीसी ऑफ सेल्स, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और डेनियल पिंक ने एक शानदार चीज करी है, क्योंकि आज तक हम सेल्स को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते थे। तो चीजों को बेचने का मतलब सेल्स है। उन्होंने पहली बार यह कहा कि हर व्यक्ति सेल्समैन है, और सेल करने के लिए वो सारी चीजें अपनी इस किताब के अंदर दी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका मतलब बहुत गहरा है। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ो, जितना चाकू शार्प होगा उतना ही घाव गहरा करेगा, समझे बात। तो आइडियाज इस किताब के अंदर बड़े शानदार हैं जो आपको एक अच्छा सेल्समैन बना सकते हैं। तो एक नए पर्सपेक्टिव से उन्होंने सेल्स को देखा है, ठीक है ना, एक नई खिड़की, नए दृष्टिकोण खोले हैं। 5वां लेसन है इंप्रोवाइज। हमें नेचर ने 2 कान दिए हैं और 1 जीभ दी है। क्यों? हम सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं। होना क्या चाहिए? सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। इसका मतलब यहां क्या है? इसका मतलब यह है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। कोई जरूरी नहीं है जो प्रोडक्ट हमने क्रिएट कर दिया, जो सर्विस हमने बना दी, या जो आइडिया हमारे दिमाग में है वो 100% हो, ठीक है ना। सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी कमियां हो जो हमारे ध्यान में आने से रह गई हो, हमें ना पता उसके बारे में। तो जब लोग आपको आपके प्रोडक्ट की, सर्विस की कमियों को बताएं, या कुछ ऐसा कहें जो आपको हो सकता है बुरा लगे, लेकिन आपको बड़े ध्यान से सुना है ना, इसे बोलते हैं एम्पैथिक लिसनिंग, जो बहुत कम लोगों में होती है। हम सुनते भी पता किस लिए हैं? बोलने के लिए। आपने कभी नोट करा होगा, हम सुनते बोलने के लिए हैं, हम सुनते कमियां निकालने के लिए हैं। जैसे उसकी बात पूरी होगी, ये 3 बातें मैंने नोट कर ली, ये बताऊंगा यार ये कमियां थी तेरी, आप नोट करना कभी भी। हम किसी की बात इसलिए नहीं सुनते कि हम वो खुले मन से सुने, चिंतन करते हुए सुने, उसमें से क्या काम की बात है उसको देखें। हमारा ध्यान हमेशा कमियों पे होता है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और इसी को अध्यात्म की भाषा में सेल्फ इवैल्यूएशन करना कहा जाता है। जब हम आत्म मूल्यांकन करते हैं कि हम कहाँ गलतियां करते हैं और कैसे उसको ठीक करना है, कैसे इनको इंप्रूव करना है, इसी को अध्यात्म की भाषा में आत्म विश्लेषण, आत्म चिंतन, आत्म मूल्यांकन करना कहा जाता है। गलतियां किससे नहीं होती? गलतियां हर एक से होती हैं। गलतियां तो कोई, जिस दिन हम गलतियां करना बंद कर देंगे उस दिन हम सारे के सारे प्रगति के, तरक्की के रास्ते रोक देंगे। गलतियां होंगी तभी तो सुधार होंगे। नहीं, सुधार कैसे होंगे? विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर हमेशा अजम्पशंस दी जाती हैं। अजम्पशन से थ्योरी बनती है, और थ्योरी गलत भी साबित होती है। आप बताओ, न्यूटन ने थ्योरी दी, क्या आइंस्टाइन ने उनको गलत प्रूव नहीं कर दिया? और क्या अभी जो 2022 का फिजिक्स का अवार्ड मिला है थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट के लिए, उससे आइंस्टाइन भी गलत साबित हो गया?
जो आइंस्टाइन वर्ड के अंदर माना जाता है उससे बड़ा ब्रेन किसी का नहीं था, उससे ज्यादा दिमागदार दुनिया में कोई आदमी नहीं हुआ, वो गलत प्रूव कर दिया इस थ्योरी ने। आइंस्टाइन ने कहा था कि 3 लाख किलोमीटर लाइट की स्पीड होती है, उससे तेज कोई चीज भाग ही नहीं सकती, लेकिन इस थ्योरी ने प्रूव कर दिया कि यहां से अगर 50 करोड़ लाइट ईयर भी कोई चीज दूर है ना, अरबों किलोमीटर भी कोई चीज दूर है, और यहां पे एक एटम अगर राइट में वो मूव कर रहा है डायरेक्शन में, तो वो उतनी दूरी पे 30-50 करोड़ किलोमीटर, प्रकाश वर्ष किलोमीटर की दूरी पे वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हाउ इट इज पॉसिबल, जब दुनिया में कोई चीज लाइट की स्पीड से जाते चल ही नहीं सकती, तो ये संभव कैसे हो गया? तो साइंस भी एजम्पशन में चलती है। जब इतना बड़ा साइंटिस्ट गलत प्रूव हो सकता है, तो भगवान तो कोई भी नहीं ना, गलतियां तो कोई भी कर सकता है। तो हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। खुले मन से हमने चीजों को सुनना है, स्वीकार करना है और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना है, तभी तो हम बेहतर बनेंगे। अगर हमारे यहां शास्त्रों में क्या कहा गया, निंदक नेड़े राखिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी कमियां ना गिनाए, अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर उंगली ना करे, चाहे बेशक उसकी इंटेंशन गलत हो, चाहे वो जानबूझ के कर रहा हो, चाहे वो क्रिटिसाइज आपको अननेसेसरी कर रहा हो जिसकी जरूरत नहीं है, फिर भी आपके अंदर तो इंप्रूव करने की संभावना है ना। अगर आप उसको पॉजिटिवली लो, अगर आप उसको नेगेटिवली लेना शुरू कर दोगे, नकारात्मक तरीके से लोगे, तो आप कभी सुधर नहीं सकते, फिर तो वैसे ही रहोगे। और सबसे अंतिम लेसन है इस किताब का अपसर्विंग। अपसर्विंग का अर्थ यह है कि डू मोर, जो आपको मिला है उससे आपने ज्यादा देना है। अगर आपने किसी से 1000 रुपये लिए ना, तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू 1200 रुपये होनी चाहिए। वैल्यू फॉर मनी कहा जाता है ना। अगर आप 800 रुपये की दोगे, 1000 की जगह 800 रुपये वापस दोगे, चाहे वो प्रोडक्ट के रूप में हो चाहे सर्विस के रूप में हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका नाम खराब होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जिस ब्रांड पे आपने टाइम, पैसा, ऊर्जा, ध्यान सब लगाया था, वो ध्वस्त होना शुरू हो जाएगा। ऊंचाई पे पहुंचना आसान है, हिमालय पे पहुंचना आसान है, वहां टिकना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है ना? क्यों नहीं टिक पाते लोग? किसी भी ऊंचाई पे पहुंच के टिक क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम सस्टेन नहीं कर पाते अपनी क्वालिटी को। अब सर्विंग का मतलब यह है कि आपको जो मिला है उससे ज्यादा देने की प्रैक्टिस करनी है। आपको ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है, आपको अच्छे संबंध बनाने के भाव में रहना है, और आपको हमेशा हर एक को पूरी इज्जत देनी है, पूरी रिस्पेक्ट देनी है, चाहे आपका कोई भी क्लाइंट है। क्योंकि आपके क्लाइंट का भरोसा ही तो आपकी सफलता का मापक बनने वाला है। उसके अलावा आपके पास है क्या? आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट से पहले चीजें वायरल हो जाती हैं। 1 मिनट से चीजें पहले वायरल, आपने कोई गलत सर्विस गलत दे दिया, आपको अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया, वो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरी जगह लिख देगा, तो आपकी कितनी जगह कैसे मार्केट जो आपने बनाई थी वो सारी खराब होनी शुरू हो जाएगी। वो पहले वाला जमाना तो रहा नहीं कि आपको कोई शिकायत करने के लिए कंज्यूमर फोरम आपके पास होता है, या फिर आपके पास कोई अखबार का माध्यम होता है, या फिर आपके पास कोई पुलिस स्टेशन FIR होती है ना। आज तो आपके पास अनगिनत मीडियम है आपकी अपनी शिकायत दर्ज कराने के। और सोशल मीडिया का जमाना है, कोई पत्रकार लेके आ गया कैमरा अपने आपके ऑफिस में, तो हो गया काम, बस राम नाम सत्य एकदम होते हुए देर भी नहीं लगेगी। ठीक है ना? हमेशा अपने आप को बेटर सर्व करना है। जो चीजें आपने ली हैं उससे ज्यादा वैल्यू की चीज आपको देने का प्रयास करना है हमेशा। यही सफलता का मूल मंत्र है। और सबसे अंतिम इसका जो कोट है, सबसे अंतिम लेसन का वो यही है कि हर व्यक्ति को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो आपकी दादी नानी माँ है। समझे बात? इस बात का मतलब क्या है? आपका हर पेशेंट, हर क्लाइंट, हर कस्टमर को आप ऐसे ट्रीट करो जैसे आप अपनी उस दादी माँ से बात कर रहे हो जिसके ट्विटर अकाउंट पे 80,000 फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर करना ना भूलें, और जिस विषय पर आप चाहते हैं मैं आपसे बात करूं उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।